तो कैसे हो टेंथ वालों? पिछले चैप्टर में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स शुरू कर दी थी, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? डेवलपमेंट देख लिया था। डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, उन सारे क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो भी मैंने तुमको बता दिया था। अब डेवलपमेंट जैसे ही हम करने जाएंगे डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट करने के लिए देखो बहुत सारी चीजें होती है किसी देश के अंदर, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्टर। किसी भी देश के अंदर जितने सेक्टर होते हैं, उन सेक्टरों से वो देश किस तरीके से आगे बढ़ता है उसको हम इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि इससे पहले तुम लोग पढ़ते थे मेरे साथ, कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, सोना नहीं है, लेटते हुए वीडियो नहीं देखनी है। आ जाओ, शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमिक्स से। वो की क्या है? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेक्टर का मतलब क्या होता है। तो देखो, सेक्टर का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे एरियाज जिन एरियाज के अंदर पर्टिकुलर टाइप के काम होते हैं। पर्टिकुलर टाइप का काम का मतलब क्या हो गया कि एक जैसे ही काम वहां पे होंगे, उसके अलावा और कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन सेक्टर से इंडिया क्या करता है? पैसे कमाता है। तो इकोनॉमी का यहां से मतलब क्या है भाई? इकोनॉमी का सीधा सीधा रिलेशन है किससे? पैसे से। कि इंडिया कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन सेक्टरों से वो क्या कमाता है भाई? पैसे कमाता है। तो इंडिया के पास तीन ऐसे सेक्टर हैं जहां से इंडिया क्या करता है? पैसे कमाता है। तो यहां से अगर तुमसे सवाल पूछ लिया जाए कि इंडिया के पास कितने सेक्टर हैं जहां से वो पैसे कमाता है, या इंडिया के पास कितने सेक्टर हैं, तो तुमको एक आंसर लिखना है जिसमें तुम क्या बताओगे कि इंडिया के पास कितने सेक्टर है भाई? 3 सेक्टर है। कौन कौन सा? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ठीक है। अब ये तीनों सेक्टर क्या होते हैं, इनके अंदर किस किस तरीके के क्या कहते हैं एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज को हम लोग क्या करने वाले हैं? समझने वाले हैं इस पार्ट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, प्राइमरी सेक्टर के नीचे मैंने लिखा हुआ है रिलेटेड टू फार्मिंग। साथ ही साथ तुम लोग यहाँ पे रिलेटेड टू फार्मिंग साथ में क्या लिख सकते हो? डेयरी का मतलब क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं फार्मिंग का मतलब क्या होता है। देखो, बेसिक तरीके से अगर हम प्राइमरी सेक्टर को समझे तो प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल्स को क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल्स का क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमने किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करा है, बेसिक चीज हम लोग क्या करने वाले? बनाने वाले हैं, जिसका हम फर्दर इस्तेमाल करके नई नई प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? फार्मिंग से जुड़ी हुई चीजें या एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजें। मैंने क्या करा? मैंने नेचर से मिली हुई चीजों का इस्तेमाल करा, खेती कर ली, ठीक है। बीज उगाए, मतलब बीज डाले जमीन के अंदर, वहां से मैंने क्या कर लिया? कॉटन उगा लिया। तो मेरा कॉटन क्या है? एग्रीकल्चर से रिलेट करता है। तो इस तरीके के सेक्टर को मैं क्या बोलूंगा? प्राइमरी सेक्टर बोलूंगा। साथ ही साथ जो मेरे डेयरी फंक्शंस होते हैं, डेयरी फार्मिंग होती है, वो भी किसमें आती है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। जैसे एनिमल हस्बेंड्री, जिसके अंदर हम जानवरों को पालते हैं, क्या करने के लिए? उनका मीट बेचने के लिए, मीट का यूज करने के लिए, मिल्क बेचने के लिए, एग्स बेचने के लिए, ठीक है। तो ये जितने भी सेक्टर्स होते हैं, इन सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। अब एक चीज तुमको याद रखनी है कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तो इंडिया का लगभग 80% पॉपुलेशन किस में काम करता था? प्राइमरी सेक्टर में काम करता था। लेकिन उसके बावजूद इंडिया क्या था? बहुत ज्यादा गरीब था या अंडर डेवलप्ड था, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर देखो, इसके अंदर पॉपुलेशन तो बहुत सारी काम करती है, बट ये ना उतनी अच्छी तरीके से हम लोगों को आउटपुट नहीं दे पाता। ये चीज तुमको ध्यान रखनी है। दूसरी जो हमारी सेक्टर है, उस सेक्टर का नाम क्या है? सेकेंडरी सेक्टर। अब जैसे कि ये सेकेंडरी इसका नाम है, तो ये सेकंड नंबर पे आएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत होता है। अब देखो, सेकेंडरी सेक्टर से हम क्या समझते हैं? प्राइमरी सेक्टर के अंदर मैंने एग्जांपल दिया तुमको कि बीज मैंने बोए किसके? कॉटन के। वहां से मैंने कॉटन निकाला। अब उस कॉटन का करना क्या है? कुछ तो काम होगा ना उसका, तभी तो मैंने उसको उगाया है। तो उसका जो काम होगा, वो काम कहां आएगा भाई? वो काम आएगा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। अब मैं क्या करूंगा? मैं एक फार्मर हूं, मैं आया भाई प्राइमरी सेक्टर के अंदर, मैंने कॉटन उगाया। अब उस कॉटन को मैं एक ऐसे व्यक्ति को बेचूंगा जो व्यक्ति किस सेक्टर में काम करता होगा? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर काम करता होगा। अब कोई बंदा सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करेगा। अब मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बनाना। अब कैसे बनाएगा वो लेगा भाई कॉटन जो उसने प्राइमरी सेक्टर के बंदे से खरीदा। अब उस कॉटन को क्या करेगा? वो प्योरीफाई करेगा, अलग अलग लेवल से उसको क्या करेगा? गुजारेगा, और उसके बाद उस कॉटन की वो क्या बना देगा? शर्ट बना देगा, ठीक है। तो एक चीज तुमको यहां से ये भी समझ आएगी कि प्राइमरी सेक्टर मेरा होता है रॉ मटेरियल वाला, और सेकेंडरी सेक्टर होता है कि मैंने उस रॉ मटेरियल का किस तरीके से इस्तेमाल करके एक फाइनल गुड बना दिया। अब यहां से तुम्हारे पास 2 तरीके के गुड्स निकल के आते हैं, जिनको बहुत अच्छे से पेपर करना, वो ये 2 गुड्स भी पढ़ लेंगे। बाकी तुमको बुक में इसके बारे में बहुत कम ही देखने को मिलेगा। एक होता है इंटरमीडिएट गुड और एक होता है फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड वो गुड होता है जो गुड हम डायरेक्टली मार्केट में नहीं बेच सकते कंजप्शन पर्पस के लिए, मतलब इसका
इस्तेमाल मैं किसी भी तरीके से नहीं कर सकता, बस एक तरीके से कर सकता हूं कि मैं उससे क्या कर सकता हूं, किसी नए गुड को बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, मैं कॉटन का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं उसको क्या कर दूंगा, बेच दूंगा रॉ मटेरियल के फॉर्म में, और वो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके सेकेंडरी सेक्टर वाला क्या बनाएगा, एक फिनिश्ड गुड बनाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे शर्ट, जिसकी शर्ट हम पहनेंगे, कॉटन की साड़ी या कॉटन के तुम बर्ड्स इस्तेमाल करते हो पूजा करने के लिए, तो वो हमारा आ जाएगा किसके अंदर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। अब दूसरी बात क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला होता है किसी भी एक देश के अंदर। सेकेंडरी सेक्टर इसलिए इस्तेमाल करा जाता है, या सेकेंडरी सेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी क्या आती है, इंडस्ट्रीज आती हैं, जिसमें पेन से लेकर हमारे एरोप्लेन तक बनते हैं, जिस वजह से इंडिया के बहुत सारे पॉपुलेशन क्या करते हैं, इसके अंदर अपने आप को एम्प्लॉय करवाने की कोशिश करते हैं। इससे हमारे इंडिया के जो अनएम्प्लॉयड बंदे हैं उनको भी क्या मिलता है, रोजगार मिल जाता है। अब आ जाते हैं फाइनल सेक्टर जो हमारा है, जिसको हम लोग कहते हैं टर्शरी सेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा सेक्टर है जिससे इंडिया को सबसे ज्यादा फायदा होता है। मैंने क्या बोला, इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा सेक्टर है जिससे इंडिया को सबसे ज्यादा क्या होता है, फायदा होता है। अब फायदे की बात आई तो हमको पता होना चाहिए फायदा कहां से होता है, तो वो होता है टर्शरी सेक्टर से। ठीक है, इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। टर्शरी सेक्टर क्या होता है, इसके बिना हमारे ऊपर के दोनों सेक्टर बिना किसी काम के हैं, ये काम ही नहीं कर सकते अगर टर्शरी सेक्टर मेरे को ना मिले। टर्शरी सेक्टर क्या करता है, ये इनके बनाए गए या इनके द्वारा प्रोड्यूस करे हुए मटेरियल को क्या करता है, ट्रांसफर करता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, या पूरे कंट्री में या पूरे स्टेट के अंदर। अब जरूरी नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन आए, ये वो काम करता है जो कि इंडिया को या किसी एक कंट्री को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगा, जैसे ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, जैसे ये क्या करेगा, तुम लोगों के लिए हिंड्रेंस जो भी होते हैं तुम्हारे प्रोडक्शन के अंदर, मतलब प्रोडक्शन में किसी भी तरीके का अगर रुकावट होता है तो उस रुकावट को कौन पूरा करेगा, तुम्हारा टर्शरी सेक्टर पूरा करेगा। तो यहां से इस पार्ट में, इस सेक्शन में हमने क्या देखा कि इंडिया के कितने सेक्टर होते हैं भाई, 3 सेक्टर होते हैं। उन 3 सेक्टरों के काम क्या होते हैं वो हमने देख लिए। अब एक होमवर्क मैं तुमको और दूंगा, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम लोगों को इन 3 सेक्टर के एक एक नाम और मिलेंगे। वो जो एक एक नाम होंगे उनको अपने नोट्स के अंदर क्या कर लेना है, तुमको मेंशन डाउन कर लेना। ठीक है, तो यहां से हमने देख लिया है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर। इसके बाद अभी मैं तुम लोग को और भी 2-3 चीजें हमारी हैं इंपॉर्टेंट वो बताने वाला हूं। इससे पहले इन सारी चीजों को क्या कर रहा हूं, नोट डाउन कर लो। फिर समझ आया कि नहीं आया, पीछे जितना भी समझाया, क्या क्या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों समझ आ गया होगा। अब कुछ भी नहीं बचा चैप्टर के अंदर, बस 2-3 चीजें हमको देखनी है। क्या क्या है मैं बता देता हूँ। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक जीडीपी देखना है हमको, एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखना है। चैप्टर हम लोग को क्या कर देना भाई, पूरी तरीके से खल्लास कर देना। तो शुरू करते हैं हम लोग। अब क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने तुम लोग को बता भी रखा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब पैसा, भाई पैसा ही पैसा है। ठीक है, किसमें पैसा ही पैसा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा ही पैसा है। अब होती क्या है, पूछो भैया क्या होती है, बताओ तो। पैसा तो बता दिया आपने, लेकिन होता क्या है। तो देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनको करने के बाद हमको क्या मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। हमको क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है। अब कैसे, मान लो मैं एक डॉक्टर हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं हॉस्पिटल जाता हूं, मेरा अपना क्लिनिक है, मैं वहां पे लोगों को देख रहा हूं, लोगों का इलाज कर रहा हूं। किस लिए, फ्री में नहीं, किस लिए, ताकि मुझे क्या मिले भाई, पैसा मिले। तो मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूं और उस एक्टिविटी से अगर मुझे क्या मिल रहा है भाई, अगर उस एक्टिविटी से मुझे पैसा मिल रहा है तो वो एक्टिविटी मेरे लिए क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। समझ आ गई मेरी बात। दूसरी बात क्या है, आ जाते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो ये बिल्कुल इसका उल्टा होती है। क्या होती है उल्टा भाई, कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिससे मेरे को किसी भी तरीके से पैसा नहीं मिल रहा। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मैं इसीलिए करता हूं ताकि मैं अपने आप को एक बढ़िया ह्यूमन बीइंग दिखा सकूं। बढ़िया ह्यूमन बीइंग कह लो, या एक सोसाइटी में आदर्श सेट करने वाला व्यक्ति कह लो। जैसे कुछ लोग होते हैं जो समाज के अंदर क्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं। मैंने कल 50 लोगों को खाना खिलाया, मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे, बस खाना खिला दिया, तो वो भी एक काम है, बट उसके लिए मुझे किसी भी तरीके का पैसा नहीं मिला। तो उस तरीके की एक्टिविटी को मैं क्या बोलूंगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलूंगा। बेस्ट एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल है हमारी मम्मियां। ठीक है, सबसे प्यारी हमारी मम्मियां क्या करती हैं भाई, दिन भर हमारे घर का काम करती हैं। वर्किंग हो, बाहर से आने के बाद हमारे घर का काम करेंगी, हाउसवाइफ हो, घर में रह के भी हमारे घर का काम करेंगी, बट कभी भी हमको ये नहीं बोलती कि सैलरी निकालो हमारी।
ठीक है, लेकिन काम वो कर रही है हमारे घर का, बट फिर भी वो हमसे पैसा नहीं मांगती। तो मैं ये कहूंगा भाई, जब भी टाइम मिले एक दिन मम्मी को भी रेस्ट दे दिया करो। एक दिन नहीं दे सकते, चलो कोई नहीं भाई, एक टाइम का बर्तन धो लो, बस वही उन्हीं के लिए क्या है, सैलरी के रूप में हो जाएगा। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? वो एक्टिविटी होती है जिनको हम प्रॉफिट के लिए नहीं करते, बस इसको हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा समाज जो है वो थोड़ा सुधर जाए। इससे हमको एक भी पैसा नहीं मिलने वाला। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, डॉक्टर के बेटे की तबीयत खराब हो गई, उसने अपने बेटे का इलाज कर दिया, तो पैसा तो मांगेगा नहीं वो, क्यों? क्योंकि वो उसका फर्ज है, ठीक है, और वो उसका खुद का बेटा है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इतना देखो, फिर इसके बाद मैं तुमको बताऊंगा जीडीपी, और जीडीपी को बहुत अच्छे से तुम लोगों को समझना है, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन आ जाता है, या तो न्यूमेरिकल में आ जाएगा या तो डायरेक्टली तुमसे पूछा जाएगा कि जीडीपी होता क्या है। इतना नोट डाउन करो। फिर आगे अब हम लोग अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पे, जिसको कहते हैं हम लोग जीडीपी। फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये टॉपिक तुम लोग को अच्छे से याद करना है और अच्छे से समझना है। एक बार में समझ नहीं आएगा, बार बार स्किप करो, पीछे आओ और इसको वापस से सुनो और वापस से समझने की कोशिश करो, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ये फाइनल वैल्यू होती है गुड्स की। गुड्स मतलब सामान की। सर्विसेज का मतलब क्या होता है? जो हम लोगों के लिए लोग काम करते हैं, ठीक है, जैसे लेबर का काम हो गया या डिलीवरी बॉय का काम हो गया, वो हमको कुछ प्रोड्यूस करके नहीं दे रहा, बस वो हमको कुछ काम करके दे रहा है। तो देखो, जो तीनों सेक्टर है मेरे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर में जो फाइनल आउटपुट मेरा निकल के आ रहा है गुड्स का और सर्विसेज का, जब मैं उन तीनों की वैल्यू को क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा, तो मेरा क्या निकल के आएगा भाई? जीडीपी। क्या निकल के आएगा? जीडीपी निकल के आएगा। अब कैसे निकल के आएगा वो समझते हैं जरा। मान लेते हैं प्राइमरी सेक्टर में एक किसान है, किसान ने गेहूं वेहूं उगा के उसको पीस के क्या बना दिया? आटा बना दिया। तो उसको आटा बनाने से पहले भी तो उसके कुछ खर्चे हुए होंगे, तो वो खर्चे होते हैं हमारे कौन से? इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट एक्सपेंसेस, जिसको हम काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहां पे लिखा है कौन सी वैल्यू भाई? फाइनल वैल्यू। फाइनली जो उसने फ्लोर बनाया, जो उसने उसका आटा बनाया, उसकी वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इस 100 रुपए का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 100 रुपए हो गए प्राइमरी सेक्टर का फाइनल आउटपुट, याद रखना इसको। दूसरी चीज, अब उसने वो 100 रुपए का आइटम किसको बेच दिया है? सेकेंडरी सेक्टर को बेच दिया है। वो सेकेंडरी सेक्टर के लिए 100 रुपए का जो फ्लोर था, 100 रुपए का जो आटा था, वो उसके लिए एक रॉ मटेरियल है, वो उसके लिए एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट एक्सपेंस है। तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे किसमें? सेकेंडरी सेक्टर में। उसका फाइनल प्रोडक्ट हम लोग ऐड करेंगे किसमें? सेकेंडरी सेक्टर में। तो अब सेकेंडरी सेक्टर वालों ने क्या करा? उस आटे का कुछ मिक्सचर विक्सचर मिला के उसमें थोड़ा बहुत ऐड ऑन करके, थोड़ा बहुत खर्चा करके क्या बना दिया भाई? ब्रेड बना दिया। अब ब्रेड हो गया उनका फाइनल आउटपुट, जिसकी वैल्यू कितनी निकली? मान लेते हैं 500 रुपए। तो वो हम कहां ऐड करेंगे? सेकेंडरी सेक्टर के फाइनल गुड्स की वैल्यू के अंदर ऐड करेंगे। सेम चीज, अब ये 500 रुपए का जो उसने गुड हमको बेचा, सॉरी गुड उसने जो प्रोड्यूस करा, फाइनल जो गुड उसका बना है, अब वो चला गया किसके अंदर? टर्शरी सेक्टर के अंदर। अब वापस से उसके अंदर कुछ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट एक्सपेंसेस क्या होंगे? ऐड ऑन होंगे, जिसकी वैल्यू हम नहीं लेंगे। और एट द एंड हमारे घर पे क्या आया? उस ब्रेड का भी एक एक्सटेंडेड वर्जन आया, जिसको हम लोग कहते हैं केक, जिसकी वैल्यू कितनी हुई? 700 रुपए, जो कि फाइनल गुड हुआ किसका? टर्शरी सेक्टर का। तो जब मैं ये 100 रुपए प्राइमरी सेक्टर का फाइनल गुड, ये 500 रुपए सेकेंडरी सेक्टर का फाइनल गुड और ये 700 रुपए टर्शरी सेक्टर का फाइनल गुड का जब मैं सम अप कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा भाई? जीडीपी आएगी। मेरे पास क्या? जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी की वैल्यू क्या होती है? जीडीपी का मतलब क्या होता है कि फाइनल वैल्यू हमको लेनी होती है किसकी? गुड्स की, सर्विसेज की, जो हमारे पास 3 सेक्टर हैं उनके अंदर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी, ठीक है। एक बार इसको देखो वापस से, और मैं बोलूंगा तुम लोग बार बार इसको 2-3 बार वीडियो को पीछे करके कम से कम 2 से 3 बार इस टॉपिक को, इस पॉइंट को बार देखो, कम से कम 2 से 3 बार, तब जाके तुमको ये टॉपिक क्या होगा ढंग से समझ आएगा। और उसके साथ साथ तुम लोग एनसीईआरटी में इसको क्या करो? रीड आउट करो। इसके बाद हमारा एक चीज रह गई है, उसको भी करवाता हूं और खत्म कर दे इस चैप्टर को। चलो जल्दी करो इसको। तो खुश हो जाओ, क्यों? खत्म होने वाला चैप्टर। लास्ट टॉपिक रह गया हम लोग का, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसको साथ साथ एक और नाम से हम लोग कहते हैं, जिसको कहते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये आखिरकार होता क्या है, इसको भी क्या कर देंगे हम लोग? बड़े मक्खन की तरीके से खत्म कर लेंगे। जैसे मक्खन को ब्रेड पे लगा के खत्म करते हैं ना, सेम खत्म करने वाले हैं चैप्टर को। और डकार भी नहीं मारेंगे, क्यों? क्योंकि अभी 2-3 चैप्टर और बचे हैं, तो उनको भी पहले खत्म कर लेंगे, फिर डकार मारेंगे एक ही साथ, ठीक है। चलो, अब क्या होती है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट? क्या होता है? मान के चलते हैं हमारे पास एक फील्ड है, जिस फील्ड की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 100 kg वीट।
मतलब मैं इस खेत पे कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरे पास जो आउटपुट निकल के आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना निकल के आएगा, 100 किलो। अब मान लेते हैं पहले 2 बंदे काम करते थे मेरे इस फील्ड पे, एक राम और एक श्याम, ठीक है। तो जब मैंने 2 बंदों को काम पे लगाया तो 100 केजी की जगह सिर्फ और सिर्फ निकला कितना केजी, 70 केजी। तो मेरे को एक चीज समझ आई कि मेरे को अभी इस फील्ड के ऊपर और लोगों की जरूरत है। तो मैं क्या करने लगा, मैंने इनकी वैल्यू बढ़ा दी। अब मैं ले आया 3 लोगों को, एक हो गया मेरा राम, एक हो गया मेरा श्याम और एक हो गया घनश्याम। 3 भाई बंधु आ गए। अब 3 यार, तीनों तबाही हो जाएंगे, ठीक है। अब तीनों तबाही मचा के यहाँ पे क्या कर देंगे, 100 किलो की आउटपुट पूरी प्रोड्यूस कर देंगे। कितने किलो आउटपुट प्रोड्यूस कर दी, 100 किलो। जितनी इस लैंड की क्या थी, कैपेबिलिटी थी, उतनी कैपेबिलिटी इन 3 लोगों ने कर ली अचीव। तो इन 3 लोगों ने क्या कर लिया, 100 किलो की जो कैपेसिटी थी इस लैंड की, उसको क्या कर लिया है भाई, अटेन कर लिया है। अब इन लोगों ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हम ना 2 लोग और ले आते हैं। तो अब टोटल कितने हो गए, 5 लोग हो गए। अब ये 5 लोग जब खेत पे काम कर रहे हैं तो भी कितना किलो प्रोड्यूस हो रहा है, 100 किलो गेहूं ही प्रोड्यूस हो रहा है। अब दूर से एक बंदा आया जिसने इस खेत के ऊपर 5 लोगों को काम करते हुए देखा। तो उस बंदे को क्या लगा कि यार ये 5 के 5 क्या है, एम्प्लॉयड है भाई, ये 5 के 5 काम कर रहे हैं। बट एक्चुअली में ये 5 के 5 काम नहीं कर रहे। काम सिर्फ कितने कर रहे हैं, 3, क्योंकि 3 के काम को ही हम लोग क्या करेंगे, मैटर करेंगे। इन 3 के काम को ही हम लोग क्या देंगे भाई, इंपॉर्टेंस देंगे। बाकी के जो 2 बंदे इस खेत पे काम कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं टाइम पास। जैसे तुम लोगों ने अभी पूरे 10th में करा ना, अब जाके तुम लोग को अकल आ रही है कि पढ़ लें। तुम लोगों ने भी टाइम पास करा, तो ये 2 बंदे भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो ये वही वाली बात हो गई, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, ठीक है। दिखाने वाले मामला कितना है, 5, लेकिन खाने वाला मामला कितना है, 3। तो इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इसको कहते हैं हम लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। देखने में तो लगता है कि हाँ भाई सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं, सारे व्यक्ति एंगेज्ड हैं, बट एक्चुअली में सारे बंदे एंगेज नहीं होते। तो ये थी हमारी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब मैं तुमको एक होमवर्क देके जा रहा हूं। ये होमवर्क तुमको खुद अपने आईक्यू से क्या करना है, सॉल्व करना है। इस होमवर्क के अंदर तुमको बताना है कि हम किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करके एम्प्लॉयमेंट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि हम किस तरीके से हमारे समाज में रोजगार देंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी ये वीडियो, जिस वीडियो के अंदर हमने समझा कि इंडिया के कौन कौन से सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होते हैं, उसके साथ साथ जीडीपी क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, और लास्ट हमने एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से जनरेट करनी है, ये मैंने तुमको होमवर्क में दे दिया है। तो हम लोगों का इसी के साथ एक और वीडियो खत्म हो गई है, किसकी, एक और चैप्टर खत्म हो गया इकोनॉमिक्स का। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखना अपना, और एसएसटी को क्या करते रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। मिलते हैं फिर, चलो बाय।